हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स, उसमें हमने आपको न्यूमेरिकल चल रहे थे हमारे, तो हमने उसमें आपको दो प्रकार के न्यूमेरिकल को बता दिया था। आज हम तीसरे प्रकार के न्यूमेरिकल की बात करते हैं। ये भी पेपरों में पूछा जाता है। ये जो न्यूमेरिकल है वो अभिक्रिया के वेग समीकरण या दर व्यंजक से संबंधित है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे उन्होंने आपको अभिक्रिया दी है कि अभिक्रिया A + B = प्रोडक्ट के लिए निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर उन्होंने आपको पहले आंकड़े में यानी कि पहले प्रयोग में अभिकारक A और B की सांद्रता दी है और यहाँ पर उसका प्रारंभिक वेग या प्रारंभिक दर आपको दी गई है अभिक्रिया की। इसी प्रकार दूसरे प्रयोग में भी आपको अभिकारक A और B की सांद्रताएं दी गई हैं, प्रारंभिक वेग दिया गया है। तीसरे प्रयोग में भी अभिकारक A और B की सांद्रता और प्रारंभिक वेग दिया गया है। वो आपसे पूछ रहे कि ज्ञात कीजिए अभिक्रिया का वेग समीकरण, यानी कि जो ये अभिक्रिया है इसके लिए वेग समीकरण क्या आएगा, इन आंकड़ों से आपको ज्ञात करना है। और दूसरा है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक आपको ज्ञात करना है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि ये जो प्रश्न आपको दिए जाते हैं ये अभिक्रिया के वेग समीकरण या दर व्यंजक से हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन को नोट करते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना अभिकारक A के सापेक्ष कोटि M और अभिकारक B के सापेक्ष कोटि N तथा अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K है। तो ये चीज हम सबसे पहले मानते हैं कि हमने अभिकारक A के सापेक्ष कोटि मानी है M और अभिकारक B के सापेक्ष कोटि मानी है N, और अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है वो वेग स्थिरांक हमने मान लिया है K। अब यहां पर हम अभिक्रिया के वेग नियम से चलते हैं। अभिक्रिया के वेग नियम से, अभिक्रिया का वेग नियम हमने आपको बताया है कि अभिक्रिया का वेग नियम क्या होता है। जो अभिक्रिया का वेग होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास अभिक्रिया है A + B = प्रोडक्ट, तो यहाँ पर अभिकारक हमारे पास हो गए हैं A और B, क्योंकि हमें पता है कि जो तीर के निशान के बाईं ओर होते हैं या तीर के चिन्ह के जो बाईं ओर होते हैं वो अभिकारक होते हैं और दाईं ओर क्या होते हैं, उत्पाद। किसी भी रासायनिक समीकरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभिकारक आपके A और B हो गए हैं। तो यहाँ पर अगर अभिक्रिया का वेग नियम लिखने के लिए जाएंगे, हमारे पास हो जाएगा dx/dt समानुपाती अभिकारक A और इसकी कोटि क्या मानी है M इंटू अभिकारक B की सांद्रता, इसकी कोटि क्या मानी है N। अब जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमने कांस्टेंट माना ही है, यानी कि वेग स्थिरांक क्या माना है हमने K। तो यहाँ पर आ जाएगा dx/dt बराबर K अभिकारक A की सांद्रता कोटि M इंटू अभिकारक B की सांद्रता कोटि N। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ से कोटि M और N का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमारे पास ये वेग समीकरण हो गया है, इसे हम डाल देते हैं समीकरण नंबर A। अब जो अभिकारक A की सांद्रता देखो पहले प्रयोग में 0.50 है, B की सांद्रता देखो 0.40 है, प्रारंभिक वेग देखो 6.0 × 10⁻³ है। तो जहां पर वेग है वहां पर हम लिखेंगे 6.0 × 10⁻³ तब आपका हो जाएगा 6.0 × 10⁻³ बराबर K
अब अभिकारक A की सांद्रता है कितनी पहले आंकड़े में 0.5, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.50 होल घात m इंटू B की क्या है 0.40 होल घात n, इसे डालेंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार आ जाओ दूसरे आंकड़े में। दूसरे आंकड़े में देखो वेग हमारे पास ये रहा, अभिकारक A की सांद्रता ये रही, अभिकारक B की सांद्रता ये रही, तब दूसरा समीकरण हमारे पास क्या हो जाएगा 1.50 इंटू 10⁻³ बराबर K। अभिकारक A की सांद्रता है हमारे पास 0.25 इंटू B की है 0.40, इसकी यहाँ पर घात है m, यहाँ पर इसकी घात हो जाएगी n, समीकरण नंबर 2। अब आ जाओ तीसरे प्रयोग में। तीसरे प्रयोग में देखो वेग हमारे पास क्या है 3.00 इंटू 10⁻³ इक्वल टू K। अभिकारक A की सांद्रता देखो 0.25 होल घात m इंटू B की है 0.80 होल घात n, समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर हमारे पास 3 समीकरण हो गए हैं। 3 समीकरणों से हमें m और n का मान ज्ञात करना है सबसे पहले पॉइंट के लिए। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, अभिक्रिया का वेग समीकरण आपको लिखना है। यहाँ तक तो हमारा ये हो गया, जो भी हमारे यहाँ से m और n के मान आएंगे वो हम समीकरण A में रख देंगे, तो हमारे पास अभिक्रिया का वेग समीकरण निकल कर आ जाएगा। तो हम जब भी m का मान ज्ञात करने जाएंगे यहाँ पर, तो हमें उन समीकरणों को चुनना है जिसमें से जो घात n है, इस n घात के जो आधार हैं वो समान हों, हमें उन समीकरणों को चुनना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले m का मान ज्ञात करने जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, जो हमारे पास समीकरण 1 और 2 है उसमें जो n है, n जो घात है उस घात के आधार समान है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम समीकरण 1 में 2 का भाग दे दें या हम समीकरण 2 में 1 का भाग दे दें, तब हमारे पास ये जो घात n वाला है, जो भी संख्या यहाँ पर है जिसकी घात n है, वो पूरी पूरी कट जाएगी। तो अब हमारे पास m का मान आएगा निकल कर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 भाग 2। अब समीकरण 1 में हम 2 का भाग दे रहे हैं। जब भाग देने जाएंगे तो यहाँ पर देखो घात से घात आपकी समाप्त हो जाएगी। घात यहाँ पर भी है 10 की घात -3, यहाँ पर भी है 10 की घात -3, तब आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 6.0/1.50 बराबर K से K कट गया आपके पास, यहाँ पर क्या बचा है 0.50/0.25, दोनों की घातें समान हैं, तो होल घात क्या हो जाएगा m। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे इस पूरी संख्या से ये संख्या आपकी कट जाएगी, तब क्या आ जाएगा 1, और 1 का अगर इसमें हम गुणा करने जाएंगे तो संख्या हमारे पास वही आ जाएगी। यहाँ पर देखो दशमलव के बाद नीचे हम मान लेते हैं कि हमारे पास 2 अंक हैं, ऊपर 1 अंक है, ठीक। 150 से काटेंगे 4 बार भाग जाएगा। यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट हटाओ, 25 एकन 25, 25 दूनी 50, आपके पास क्या आ गया 4 बराबर 2 की घात m। इसे हम क्या करते हैं, इसे भी हम घात के रूप में यहाँ पर नोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 2 बराबर 2 की घात m। जब आधार आधार बराबर हों तो घातें भी बराबर हो जाती है, यानी कि घातों की हम यहाँ पर लिख देंगे तुलना करने पर, तब आपके पास m का मान क्या आ जाएगा 2। ये आपके पास m का मान आ गया है, m बराबर आपके पास आ गया है 2। इसी प्रकार जब हम n का मान ज्ञात करने जाएंगे तो n का मान ज्ञात करने के लिए हम ऐसे समीकरण देखेंगे जिसमें से जो घात m है उसके आधार समान होने चाहिए, यानी कि जो m है वो पूर्ण रूप से घात के रूप में पूरी पूरी कट जानी चाहिए। अब देखो किसमें है, समीकरण 2 और 3 में। तो इसे हम क्या करते हैं, इस साइड नोट कर रहे हैं, यहाँ पर आ नहीं पाएगा।
अब देखो यहाँ पर जब n का मान ज्ञात करने जाएंगे तब समीकरण 2 और 3 में देखो यहाँ पर ये दोनों आपस में कट सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 3 का भाग देंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 भाग 3। अब 2 भाग समीकरण 2 में 3 का समीकरण 3 का भाग देना है, तब आपके पास यहाँ पर भी घात से घात कट जाएगी, तब हो जाएगा 1.50 अपान 3.00 बराबर k से k कट जाएगा, और यहाँ से ये पूरी संख्या आपकी कट जाएगी, बच के आ जाएगा 0.40 अपान 0.80 होल घात n। यहाँ से पॉइंट हटाओ, काटेंगे 1/2 आ गया, यहाँ से हटाओ काटेंगे क्या आ जाएगा 1/2 आ गया। तो यानी कि 1/2 बराबर 1/2 की होल घात n। यहाँ पर भी घातों की तुलना कर देंगे, तब इसकी घात यहाँ पर क्या है, इसकी घात है 1, तो n का मान क्या आ गया आपके पास 1। अब ये दोनों मान उठाकर m और n के मान अगर हम उठाकर समीकरण a में रखेंगे, तब हमारे पास इस अभिक्रिया जो दी गई थी उस अभिक्रिया का जो वेग समीकरण आएगा वो क्या हो जाएगा, वेग समीकरण हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पर m का मान यहाँ पर रखेंगे 2, n का मान क्या रखेंगे 1, समीकरण हमारे पास हो जाएगा dx अपान dt बराबर k अभिकारक a की सांद्रता होल घात 2 इंटू अभिकारक b की सांद्रता की होल घात 1, यानी कि अभिकारक a की जो कोटि आई है वो 2 आई है, अभिकारक b की जो कोटि आई है वो 1 आई है, तो अभिक्रिया की कोटि टोटल क्या हो जाएगी 3, यानी कि जो अभिक्रिया है वो आपकी हो जाएगी तृतीय कोटि की। अब देखो दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात करना है, तो अभिक्रिया का जब हम वेग स्थिरांक ज्ञात करने के लिए जाएंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास ये 3 समीकरण है, ये हमारे पास 3 समीकरण है, और हम 3 समीकरण में से इन किसी एक समीकरण में अगर हम m और n के मान रख दें तो हमारे पास k का मान आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर चाहे कोई भी आप एक समीकरण उठा लीजिएगा, कोई भी एक समीकरण हम उठाएंगे, तो हम यहाँ पर समीकरण 1 को उठा रहे हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में m व n के मान रखने पर रख दीजिएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 6.0 इंटू 10⁻³ बराबर k 0.50, m का मान क्या आया है 2 इंटू 0.40, n का मान क्या आया था 1। अब देखो यहाँ पर 6.0 इंटू 10⁻³ बराबर k, यहाँ पर जब हम इसे खोलेंगे तब क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 0.25 और इंटू 0.4, हम इसे 4 भी लिख सकते हैं। 4 का इसमें गुणा करने जाएंगे तो 6.0 इंटू 10⁻³ बराबर k, 4 का इसमें करेंगे गुणा, 25 चक्कू 100 हो जाएगा, यानी कि 0.1 आ जाएगा। अब इसे हम इस साइड भेज रहे हैं यहाँ पर, तब हमारे पास क्या हो जाएगा 0.1 को इस साइड भेजेंगे तब हो जाएगा k बराबर 6.0 इंटू 10⁻³ अपान 0.1। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 60 × 10⁻³ या 6.0 इंटू 10⁻²। अब अभिक्रिया तृतीय कोटि की है, तो वेग स्थिरांक का मात्रक क्या आएगा, तृतीय कोटि की अभिक्रिया में जो वेग स्थिरांक का मात्रक आता है आप देख लीजिएगा, dx अपान dt बराबर k अभिकारक a की सांद्रता होल घात 2 और अभिकारक b की सांद्रता यहाँ पर आई थी आपकी 1। dx अपान dt क्या है, अभिक्रिया का वेग है, तो यहाँ पर dx एक प्रकार की सांद्रता है, इसका मात्रक हो जाता है मोल प्रति लीटर, अपान dt क्या है, समय है, इसका मात्रक हो गया सेकेंड। k का ज्ञात करना है, ये अभिकारक a की भी सांद्रता है, इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा मोल प्रति लीटर, इसका स्क्वायर है, और इंटू यहाँ पर भी क्या हो जाएगा मोल प्रति
लीटर। इससे 1 मोल प्रति लीटर से 1 मोल प्रति लीटर काट दो, तब आपके पास क्या आएगा, K बराबर आपके पास हो जाएगा 1 मोल इंटू सेकेंड, यहाँ पर अपान लीटर और इसका होल स्क्वायर। जो लीटर है वो ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि इसका मात्रक आ जाएगा आपके पास मोल की घात -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। सही है, ये मात्रक आएगा इसके पास। तो इस तरीके के जो भी सवाल दिए जाते हैं आप लोग उन्हें देखिएगा, सिंपल है। हमने आपको बताया है कि 3 समीकरण बन जाएंगे। हमें अगर m का मान चाहिए है तो हम उन समीकरणों को चुनेंगे जिनमें से n पूर्ण रूप से कट गया हो। अगर n का मान चाहिए है तो m वाले हैं वो पूर्ण रूप से कट जाने चाहिए आपके। m और n के मान हम ज्ञात कर लेंगे। जो अपक्रिया का वेग समीकरण हमने लिखा हुआ है, कोट m और n मानी थी, वहाँ पर इनके मान रखेंगे, अपक्रिया का वेग समीकरण हमारे पास आ जाएगा। फिर वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करने के लिए किसी बने हुए जो समीकरण है उनमें से किसी एक समीकरण में m और n का मान रखेंगे, वेग स्थिरांक का भी मान आ जाएगा। मात्रक अपक्रिया की कोट के आधार पर हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, आगे जो एक प्रकार आपका और बचा है इस चैप्टर में, किस तरीके से वो न्यूमेरिकल हल होंगे उनकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।